सुप्रभात बच्चों आज हम लोग वितान का तीसरा पाठ अतीत में दबे पांव पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। ओम थानवी ने अपने इस पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता के दो मुख्य नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ये सभ्यता के बहुत ही सुनियोजित शहर थे। इस रचना को हम ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप मान सकते हैं। यात्रा वृत्तांत यानी जिसमें लेखक किसी क्षेत्र की यात्रा करके उसके बारे में वर्णन करता है, बारीकी से हर एक चीज़ की खबर देता है। यहाँ पर मानव संस्कृति और उसकी बसावट के प्रतीक मोहनजोदड़ो के सौंदर्य बोध को रेखांकित किया है, लेकिन लेखक ने साथ ही साथ पाठ के अंत में ये भी संकेत दे दिए हैं कि आधुनिक व्यवस्था के आ जाने से हमारी पुरानी संस्कृति किस तरह विकास की भेंट चढ़ रही है। पाठ का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र यानी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत विवेचन है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा होगा। ये ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों के साथ एक महानगर की श्रेणी में आता होगा। ये लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और आबादी करीबन 85,000 रही होगी। खुदाई में मोहरे, इमारतें, खिलौने, बर्तन आदि मिले हैं जो इस सभ्यता की जानकारी देने के लिए पर्याप्त हैं। इस सभ्यता के अवशेषों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुनियोजित सभ्यता थी। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में ईसा पूर्व के निशान पाए गए हैं। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बराबर ही आंका गया है। इस शहर को भारत का लैंडस्केप भी कह सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने पाठ में बताया है कि इस समाज के अंदर संपन्न वर्ग की बस्तियाँ भी थी और गरीब वर्ग की बस्तियाँ भी थी। महाकुंड का वर्णन हमें मिलता है। पक्की ईंटों का एक बड़ा कुंड मिला है जिसमें जल निकासी का उचित प्रबंध पाया गया है। शायद ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस महाकुंड का प्रयोग किया जाता होगा। फसलें यहाँ पर गेहूँ, जौ, सरसों, चने आदि का उत्पादन किया जाता था। पहले ये समझा जाता था कि सिंधु घाटी के लोग फसलें पैदा नहीं करते थे, लेकिन बाद में इस तरह के वहाँ पर अवशेष मिल गए। इस सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। हर घर के अंदर नालियाँ हैं, नालियाँ पूरी तरह से ढकी हुई हैं। सारी नालियाँ घरों से होती हुई बाहर शहर में जाकर मिल जाती हैं और एक बड़े कुंड में चली जाती हैं, ताकि जो गंदा पानी है वो शहर के अंदर ना रुके, सारा शहर से बाहर चले जाए। इसके साथ साथ लेखक ने अजायब घर के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ जो अजायब घर मिला है, ऐसा लगता है मानो वो किसी कस्बे का एक छोटा सा स्कूल हो। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, चाक पर बने विशाल मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का आईना, पत्थर के औजार मिले हैं। लेखक कहते हैं कि पहले इस अजायब घर में सोने के गहने भी थे जो बाद में चोरी हो गए। यहाँ पर कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए, नर्तकी और दुशाला ओढ़े नरेश की मूर्ति मिली है। अब वो कह रहे हैं कि आगे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खुदाई रोक दी गई है। अब जो खुदाई कर ली गई है उसी को बचाकर रख पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी के कारण अब दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है। चलिए आगे अब हम पाठ देखते हैं। बच्चों, लेखक पाठ की शुरुआत में ही कह रहे हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, पर मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है और सबसे उत्कृष्ट भी है, और सबसे ज़्यादा खुदाई भी यहीं पर हुई है।
इस सभ्यता के बारे में बताते हुए वो कह रहे हैं, बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने हुए चित्रित भांड, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं, उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के कारण विकास की भेंट चढ़ गए। ये एक दुखद स्थिति भी साथ साथ में बता रहे हैं। अच्छा, अब वो सभ्यता के बारे में बताते हैं। वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये लगभग 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 के करीब थी। ये लगभग 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। उस समय शायद ये शहर महानगर की श्रेणी में आता होगा। और लेखक कह रहे हैं कि पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले कोई प्राकृतिक नहीं थे, बल्कि कच्ची पक्की ईंटों से बनाए गए थे, ताकि सिंधु नदी का पानी अगर बाहर भी आ जाता है तो शहर को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद वो कहते हैं कि हम यहाँ पर गलियों में घूमते हुए इनकी दीवारों पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं और इन सुनसान रास्तों पर बैलगाड़ियों की रुनझुन सुन सकते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ जो सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बोध स्तूप है। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तब वो इस स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। यहाँ चबूतरों पर भिक्षुओं के कमरे भी मिले हैं। और उसके बाद फिर वो कहते हैं, पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी को पार कर हम सब इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली झलक में ही इसने हमें अपलक कर दिया। इसको मैं भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कह सकता हूँ। शायद ये सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला है न धरती। कितनी सभ्यता, कितने इतिहास और कितनी कहानियाँ बदल गई हैं। इसके बाद लेखक स्तूप वाले चबूतरे के बारे में बताते हुए और आगे कह रहे हैं, स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्म सत्ता हो। ये साथ में देखिए, ये बोध स्तूप का चित्र भी पुस्तक में दिया गया है, जिस बोध स्तूप के बारे में लेखक बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें मिले हैं, खंडर, चबूतरे और इसके साथ साथ कुछ प्रशासनिक इमारतें, जिसको हम ज्ञानशाला कह सकते हैं, सभा भवन कह सकते हैं, कोठार और एक महाकुंड भी मिला है, जिन सबको देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो वास्तुकला थी वो अद्वितीय थी। इसके बाद लेखक यहाँ सड़कों और गलियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ की कमोवेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी, जिसको आजकल हम ग्रिड प्लान कह देते हैं। जिस तरह से सेक्टर मार्का कॉलोनियाँ होती हैं कि एक मुख्य सड़क जाती है, मुख्य सड़क से अंदर दूसरी सड़कें जाती हैं जहाँ पर एक कतार में सारे मकान होते हैं। जिस तरह से चंडीगढ़ शहर को बसाया गया है, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था, नगर नियोजन की जो व्यवस्था है वो मोहनजोदड़ो में हमें दिखाई देती है। फिर उसके बाद आगे चलते हुए लेखक संपन्न समाज के वर्ग की बस्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संपन्न समाज की एक बस्ती हमें दिखाई देती है, जिसके अवशेष भी मिलते हैं। शायद निम्न वर्ग के जो घर थे वो इतने पक्की ईंटों से और इतने अच्छे सामान से नहीं बनाए गए थे, वो इतने मजबूत शायद नहीं रहे होंगे कि 5,000 साल टिक सके। उनकी बस्तियां यहाँ से कुछ दूर भी रही होंगी। वो कह रहे हैं कि 100 साल में अब तक इस इलाके में सिर्फ 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है और अब तो वो भी बंद हो चुकी है। उसके बाद फिर वो महाकुंड के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जिस गली में महाकुंड है उस गली का नाम डिवाइन स्ट्रीट यानी देव मार्ग रखा गया है। कुंड के बारे में बता रहे हैं, कहते हैं शायद यहाँ पर कोई सामूहिक स्नान होते होंगे। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कमरे बने हुए हैं और उत्तर की तरफ 2 पंक्तियों में 8 स्नानघर हैं। और ख़ास बात ये है कि किसी का दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। वो कह रहे हैं ये भी वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। ये देखिए जो वहाँ का महाकुंड है मोहनजोदड़ो का,
उसका चित्र भी दिया गया है साथ में। कुंड में पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिसकर बाहर ना जा सके और बाहर का गंदा पानी अंदर ना आ सके, इसके लिए कुंड के तले और दीवारों पर ईंटे के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक कुआं है, दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुआं यहाँ पर है। इसी से पता चलता है या हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये कुंड शायद पवित्र कुंड रहा होगा या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। कुंड से पानी को बाहर निकालने के लिए नालियाँ हैं और ये पक्की ईंटों से बनी हैं और ईंटों से ढकी भी हुई हैं। ये देखिए जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इस चित्र में हमें दिखाई दे रही है सिंधु घाटी सभ्यता की। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की और गढ़ के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। यहाँ पर शायद अनाज रखे जाते होंगे, कोठार यानी गोदाम, यहाँ पर शायद अनाज रखा जाता होगा। और यहाँ पर जो चौकियाँ और जो हवादारी मतलब हवा का इतना अच्छा प्रबंध रखा गया है कि अनाज यहाँ पर ख़राब ना हो। 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्नत खेती होती रही होगी। और फिर उसके बाद कहते हैं कि पहले ये अनुमान लगाए जाते थे कि घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं हैं, उसका आयात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे नई खोजें हुई तो पता चला कि ये सब जो पहले के जो तर्क थे वो सब निर्मूल थे। अब ये पता चला है कि ये जो सभ्यता थी ये खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। लोहा शुरू में नहीं था, पत्थर और तांबे ही ज़्यादा मिले हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत इस खुदाई में मिले हैं। इसके साथ साथ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाते थे। झाड़ियों से बेर भी जमा किए जाते थे। इसके बाद फिर वो सूती कपड़े के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में एक है। एक सूती कपड़ा जॉर्डन में मिला था और एक यहाँ मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पर रंगाई का एक छोटा कारखाना भी मिला है, जहाँ पर शायद कपड़ों को रंगने का काम किया जाता होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत है। उसके बीच में एक बहुत बड़ा खुला दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं और इसके साथ छोटे छोटे कमरे भी हैं। जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएँ सटी होती थी, तो इस हिसाब से हम इसे कॉलेज ऑफ ट्रेड्स यानी ज्ञानशाला मान सकते हैं। और एक तरफ 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल भी मिला है, शायद ये वो यहाँ का कोई सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र या कोई राज्य सचिवालय शायद रहा होगा। इसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम लोग आगे बस्तियों की तरफ बढ़े तो एक बस्ती मिली जिसको नीचा नगर कहकर बुलाया जाता है। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां हो गई हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में इसका बिल्कुल उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएँ। तो इसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क मिली है वो 33 फुट चौड़ाई वाली सड़क भी मिली है और बैलगाड़ियाँ यहाँ पर आसानी से एक साथ 2 बैलगाड़ियाँ इस सड़क पर चल जाती होंगी, क्योंकि सड़क बहुत चौड़ी दिखाई दे रही है, 33 फुट की सड़क है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ की ख़ास बात ये है कि मुख्य सड़क की तरफ कोई भी घर नहीं खुलता है, यानी पहले मुख्य सड़क से अंदर की सड़कों में जाना पड़ता है और वहाँ जाकर फिर हमें घर दिखाई देते हैं। और हर घर में एक स्नान घर भी है। घरों के भीतर से गंदा पानी बाहर होदी तक जाता है और फिर नालियों के जाल जुड़ जाते हैं। नालियाँ ज़्यादातर बंदी दिखाई देती हैं, कहीं कहीं खुली भी हैं। स्वास्थ्य के प्रति ये लोग कितने जागरूक थे, इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि यहाँ कुएँ भी काफ़ी मिलते हैं, लगभग 700 के करीब कुएँ मिले हैं और कुएँ भी पक्की हुई एक ही आकार के ईंटों के बने हुए हैं। फिर लेखक ये सवाल पूछते हैं कि नदी, कुएँ, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ पानी की निकासी, क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? फिर उसके बाद वो आगे कहते हैं कि सभी घर ईंट के बने हुए हैं
और देखिए यहाँ पर वो ईंटों का आकार भी बता रहे हैं 1:2:4। सभी भट्टी में पकी हुई हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर चाहे कोई भी मकान बना हुआ हो, ईंटों का आकार एक समान ही मिलता है। उसके बाद फिर वो कहते हैं इन यहाँ के जो घर हैं, उन घरों के सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। मतलब नीचे का जो तल होता है जिसको हम भूमि तल कहते हैं, उसमें कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियाँ शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घर जो हैं उनके भीतर आंगन के चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं उनमें खिड़कियां हमें दिखाई देती हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि यहाँ पर शायद कुछ उद्यम यानी कुछ व्यापार का काम होता होगा, कोई कुम्हार का काम या धातु का काम। हालांकि सभी घर अब खंडर ही दिखाई देते हैं और हम तो सिर्फ चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सब घर एक ही कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार 30x30 फुट का ही है। इससे कुछ दुगने और तिगुने आकार के हैं, लेकिन वास्तुशैली एक जैसी ही हमें दिखाई देती है। वो कहते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर भी मिला है जिसमें 2 आंगन है, करीब 20 कमरे हैं। इस घर को मुखिया का घर कहा जाता है। उसके बाद फिर वो उपासना केंद्र के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसके आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर यानी जो टूटी फूटी ऊपर की मंजिल है वहाँ पर जा रही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पर एक रंगरेज का कारखाना भी है। अनुमान है कि यहाँ रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते होंगे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अगर मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि सब कुछ चौकोर और आयताकार है। नगर की योजना, बस्तियाँ, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियाँ, बाट, सब कुछ चौकोर या आयताकार हमें दिखाई देते हैं। अब वो कहते हैं कि छोटे जो घर हैं उसमें छोटे कमरे होते हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन बड़े घरों में भी कमरे छोटे ही हैं। इसको देख के बड़ी हैरानी होती है। और फिर ये भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद शहर की आबादी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसीलिए इस तरह छोटे कमरे बनाए जाते होंगे, या इन नीचे के छोटे कमरों में शायद हो सकता है नौकर चाकर रहते हों। तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान है पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। यहाँ शायद लकड़ी की सीढ़ियाँ रही होंगी या जो टाइम के साथ ख़राब हो गई होंगी, या फिर ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ और झरोखे और साज सज्जा रही होगी। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता होगा। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैंने ये भी गौर किया कि किसी घर में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जे नहीं हैं। गर्म इलाकों में घर में छाया के लिए तो आम प्रावधान होता है। इसका मतलब ये समझा जाए कि उस वक्त शायद यहाँ इतनी तेज़ धूप नहीं पड़ती होगी। फिर वो कह रहे हैं शेर, हाथी, गेंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? क्योंकि जितने भी चित्र मिले हैं मोहनजोदड़ो के, उसमें सारे ही जलीय जीवों के चित्र मिले हैं और उसमें शेर, हाथी, गेंडा के भी चित्र मिले हैं, जिससे ये लगता है कि शायद यहाँ पर उस समय पर खूब बारिशें होती होंगी, इतनी मरुभूमि वहाँ पर नहीं रही होगी। फिर उसके बाद लेखक कहते हैं कि मैं जब उन घरों के अंदर जाता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं बिना पूछे किसी घर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज भी उस आंगन में बच्चों के खेलने की आवाज़ है, रसोई में जैसे कुछ पकने की गंध हो। अब सिंधु घाटी में सिर्फ अवशेष ही रह गए हैं। हमें किसी घर के अंदर जाने के लिए अलग से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी अगर एक घर में चले गए तो अंदर ही अंदर से सब घरों के रास्ते हमें मिल जाते हैं और हम अंदर ही अंदर से वहाँ पर चहलकदमी कर सकते हैं। हालांकि ये कुछ अनाधिकार की चहलकदमी लगती है, ऐसा लगता है जैसे हम चोरी छुपे किसी के घर में आ गए हों। फिर वो अपना राजस्थान का प्रसंग बता रहे हैं कि राजस्थान और सिंधु गुजरात की दृश्यावली एक जैसी ही लगती है। वैसे ही बाजरा और ज्वार की खेती भी वैसी ही मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि मुझे मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए कुलधरा की याद आ गई। ये जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है, लेकिन वहाँ पर हमेशा एक गमी रहती है। गांव में घर है पर लोग नहीं है। करीब 150 साल पहले राजा के साथ उनकी कुछ तकरार हुई और वो स्वाभिमानी लोग जो हैं अचानक एक रात गांव छोड़कर चले गए। बाद में लोग उनके खिड़की दरवाजे सब उठाकर ले गए।
घर अभी भी हैं, खंडर हो गए हैं पर पूरी तरह से ढके नहीं है। तो जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो मुझे उस गांव की याद आने लग गई है। फिर उसके बाद वो बैलगाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, खिलौने की बैलगाड़ी भी मिली है। और वो कहते हैं कि मैं अजायब घर में गया। अजायब घर ऐसा लगता है जैसे किसी कस्बे की स्कूल की इमारत हो। सामान यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही हैं। यहाँ पर तो वो कहते हैं कि काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बने विशाल मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तोल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे मनकों वाले हार, पत्थर के औजार, ये सब चीज़ें मिली हैं। ऐसा बताया गया कि यहाँ पर पहले सोने के गहने थे जो कि चोरी हो गए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर मुझे सिर्फ औजार ही औजार दिखाई दे रहे हैं, हथियार कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जिससे मुझे ये अनुमान मैं लगा रहा हूँ कि शायद यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित रहे होंगे। अपने अपने आप से उनके अंदर अनुशासन रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ भी हो, कोई ना कोई अनुशासन तो ज़रूर था। यहाँ की नगर योजना, यहाँ का वास्तुशिल्प, मोहरे, ठप्पे, साफ़ सफाई, ये मतलब इतनी एक रूपता और इतना सिस्टमेटिक, इतना व्यवस्थित जो सभ्यता थी, उसके अंदर अनुशासन होना तो पहला तत्व है। फिर वो कहते हैं कि मैं बाकी जगह जब देखता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है कि सभ्यताएं जितनी विकसित होती हैं, दिखावे की प्रवृत्ति उतनी बढ़ जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं हड़प्पा में मैंने देखा तो वहाँ बड़े बड़े राजा के महल, मंदिर, मूर्तियाँ, महंतों की समाधियाँ मिली। लेकिन मैं जब यहाँ पर देखता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ऐसा विशाल कुछ भी नहीं है, दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है। नरेश के सिर का जो मुकुट है वो इतना छोटा है, जो नाव मिली है वो भी छोटे आकार की मिली है। तो आज के मुहावरे में अगर मैं कहूँ तो ये एक लो प्रोफाइल सभ्यता थी। मतलब पूरी तरह से साधन संपन्न तो थी, लेकिन दिखावे की प्रवृत्ति इसमें नहीं रही होगी, आडंबर इसमें नहीं था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी चीज़ें देख रहा हूँ मोहनजोदड़ो के अंदर, सबके अंदर मुझे एक सौंदर्य बोध दिखाई दे रहा है। मतलब हर एक चीज़ इतनी सुंदर तरीके से, इतनी व्यवस्थित और इतनी कलात्मक है कि हर एक चीज़ में उसकी भव्यता दिखाई देती है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। कुछ एक सुइयाँ 1-2 इंच लंबी हैं, समझा जाता है कि ये कशीदाकारी के काम में आती होंगी। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली है, उसके बदन पर जो गुलकारी वाला दुशाला है उसकी नक्काशी तो देखते ही बनती है। और अजरक वाला जो कपड़ा है वो तो सिंधु की ख़ास पहचान है ही है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं अंत में वो ये कहते हैं कि खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं, शायद इससे दरियाँ बनाते होंगे। हालांकि दरी का कोई यहाँ पर नमूना या कोई साक्ष्य हमें नहीं मिला है। अब वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई अब बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडरों को बचाना ही अब अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो इस तरह से ये पाठ खत्म होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? देखिए बच्चों, हमने पूरी सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि पूरी तरह से साधन संपन्न थी। हम इसकी वास्तुकला देखें, चित्रकला देखें, लिपि की सुंदरता देखें, यहाँ के बाट, यहाँ की मोहरें, यहाँ के मिट्टी के बर्तन, सूती कपड़ा, रंगाई के कारखाने, हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से विकसित व्यवस्था थी। नाव थी, बैलगाड़ी थी, सब चीज़ों के हमें साक्ष्य मिले हैं। लेकिन कहीं पर भी हमें कोई भव्यता, कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं मिलता है। इतना विकसित, इतनी सुनियोजित सभ्यता होने के बावजूद ये लोग दिखावे से बिल्कुल दूर थे। यहाँ पर वस्तु जिस तरह से सुंदर लगती थी उसी तरह से उसका निर्माण किया जाता था। ये काफ़ी विशाल सभ्यता थी। लेकिन अगर हम नरेश के मुकुट को देखें, अगर हम बैलगाड़ी को देखें, अगर हम नाव को देखें, तो सभी चीज़ें छोटे आकार की मिली हैं, जो इस चीज़ को दर्शाती हैं
कि ये लोग दिखावा पसंद लोग नहीं थे, ना तो कोई बड़े बड़े महल मंदिर, कोई महंतों की समाधियाँ, इस तरह कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। और इन चीज़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, सिंधु मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो पूरी तरह साधन संपन्न थी, लोगों की रुचि कला में थी। यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, पशु पक्षियों की जो छवियाँ हमें दिखाई देती हैं, मोहरे हैं, खिलौने और आभूषण, यानी जितनी भी चीज़ें, रंगाई का कारखाना, सूती कपड़े का मिलना, औजार मिलना, ये सारी बातें इस चीज़ की ओर संकेत करती हैं कि ये सभ्यता जो थी वो सौंदर्य बोध की सभ्यता थी। उसके अंदर हर चीज़ बहुत सुंदर तरीके से की जाती थी, बहुत खूबसूरती के साथ हर एक चीज़ की जाती थी। चाहे हम इनकी वास्तुकला ले लें, कुछ भी, हम किसी भी कला को उठा करके देख लें, तो एक बात तो ये थी कि यहाँ पर अनुशासन था लोगों के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें ना तो कोई धर्मतंत्र दिखाई देता, ना कोई राजतंत्र की ताकत दिखाई देती है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े महल होते, उपासना स्थल होते, ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। धर्म का भी यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं देता। यहाँ पर कोई राजा था, इस बात के साक्ष्य तो हैं, लेकिन कोई विशेष धर्म का यहाँ लोगों पर बहुत प्रभाव रहा हो, इस तरह के कोई साक्ष्य दिखाई नहीं देते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता पूरी तरह से समाज पोषित और स्व अनुशासित सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? देखिए, सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहाँ मिट्टी के बर्तन, जो सिक्के मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, या जो सुइयाँ मिली हैं, गहने मिले हैं, आभूषण मिले हैं, इतनी चौड़ी सड़कें, नालियाँ, जो पक्की नालियाँ मिली हैं, पक्की ईंटों से बने हुए घर मिले हैं, स्वच्छता की जो उनकी आदतें मिली हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। पर वहाँ पर एक भी हथियार हमें नहीं मिला है। जितने भी मिले हैं हमें सारे साक्ष्य औजारों के मिले हैं। तो हथियार का ना मिलना, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दंड विधान शायद नहीं था। लोग खुद से ही अनुशासित थे और अपने नगर का पूर्ण स्वच्छता के साथ ध्यान रखते थे और हर चीज़ को सुंदरता से करते थे। अगला क्वेश्चन, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को ही नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? लेखक के अनुसार अब ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यताएं हैं, इनके जो अवशेष हैं वो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, लेकिन वो अपने इतिहास का परिचय जरूर देते हैं। जब लेखक कहते हैं कि मैं जब इन सीढ़ियों के पायदानों पर चढ़ा तो ये सीढ़ियाँ कहीं किसी छत की तरफ तो नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा होकर मुझे ये ज़रूर लगा मैं इतिहास के नहीं बल्कि उसके पार झांक रहा हूँ। यानी जिसके बारे में जो लिपि मिली है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ जो हम साक्ष्य देख करके या जो अवशेषों के आधार पर हमने जो धारणाएं बनाई हैं, हमने जो अनुमान लगाए हैं, वहाँ का जो नगर का ढांचा है, सड़कें और गलियाँ ही हमारे लिए साक्ष्य हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस अधूरी सीढ़ियों के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर मैं संसार की सबसे पुरानी सभ्यता को देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। लेखक कह रहे हैं कि जब भी हम किसी टूटे फूटे खंडर को देखते हैं, वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का इतिहास तो हमें दिखाते ही हैं, साथ साथ हमें उसके अंदर लोगों की धड़कन भी महसूस होती है। अगर हम, लेखक कहते हैं कि जैसे मैं वहाँ पर गया तो किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिकाकर मैं सुस्ता सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं किसी मकान के अंदर प्रवेश करने वाला होता था तो मैं उसकी देहली पर पाँव रखते ही मैं ठिठक सा जाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं घरों के अंदर जाता तो मुझे आंगन में खेलते हुए बच्चों की आवाज़ दिखाई देती, गलियों में मुझे बैलगाड़ियों की रुंझुन सुनाई दे रही थी। मैं वहाँ के बाज़ार देखकर कल्पना कर रहा था कि यहाँ पहले बाज़ार लगते होंगे,
रसोई की खिड़की पर खड़े होकर मैं उस रसोई की गंध को महसूस कर रहा था। तो वो ये कहते हैं कि ये जितने भी प्राचीन अवशेष होते हैं वो नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्पकला और निर्माण की हमें जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर बसे हुए लोगों को भी महसूस कर सकते हैं कि शायद यहाँ पर जो बस्तियाँ होंगी वहाँ चहल पहल रहती होगी, उनके रहने का ढंग ये होगा, उनका सोचने का तरीका ये होगा, काम इस तरीके से करते होंगे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये जो टूटे फूटे खंडर होते हैं ये धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो का वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों ये आपको खुद लिखना है अपने अनुभव के आधार पर। आप किसी एक ऐतिहासिक स्थल पर घूमने गए हो, वहाँ पर घूमते हुए जिस तरह से लेखक ने अपने अनुभव और अपने पूरा वृतांत लिखा है, उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन के आंसर में खुद से लिखना है। अगला क्वेश्चन, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में? तर्क दीजिए। तो देखिए हम लेखक के पूरी तरह से पक्ष में हैं। अगर हम इस सभ्यता को देखें तो जिस तरह ये सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है, लगभग 700 के करीब यहाँ कुएं पाए गए हैं, हर घर में स्नानघर है, महाकुंड के पास भी 8 स्नानघर मिले हुए हैं और यहाँ की जो जल निकासी व्यवस्था है वो तो अपने आप में बेजोड़ बिल्कुल अनुपम है। हर घर के अंदर से गंदा पानी बाहर निकालने की व्यवस्था है। वो नालियाँ जो हैं पक्की ईंटों की बनी हुई हैं, उनको ऊपर से ढका गया है। जिस महाकुंड के बारे में उन्होंने बताया है वो महाकुंड भी जो इस तरह से बनाया गया है कि महाकुंड का पानी बाहर ना निकले और बाहर का अशुद्ध पानी अंदर ना आए, तो ईंट के बीच में चूने और चिरौड़ी लेकर गारे से उसकी चिनाई की गई है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर और यहाँ की जो सड़कों की व्यवस्था है, जो पूरी घर की नालियाँ बाहर जाके एक बड़े हौद में चली जाती हैं जो कि शहर से बाहर गंदा पानी ले जाता है, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी सुव्यवस्थाओं को देखते हुए हम इसको जल संस्कृति कह सकते हैं। और एक बात और कि इस यहाँ पर जितने भी हमें चित्र मिलते हैं उसमें मुख्यतः जलीय जीवों के ही चित्र मिलते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये लोग जल से कितने जुड़े हुए थे। लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव भी पैदा होते हैं? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा करें। देखिए हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को खुद नहीं देखा है जा कर के, तो इस पाठ में लेखक ने जो भी चीज़ें हमें बताई, चाहे वो नगर नियोजन हो, वहाँ की सड़कें, गलियाँ, वहाँ के मिट्टी के बर्तन, आभूषण, वहाँ मोहरें, ईंटों का आकार, महाकुंड के बारे में, पक्की नालियों के बारे में, कुओं के बारे में, जिस तरह की भी उन्होंने हमें जानकारियाँ दी हैं, तो हम ये कह सकते हैं इससे भिन्न हमारे मन में कोई धारणा या भाव पैदा नहीं होते, क्योंकि हमने उतना ही उस घाटी सभ्यता को जाना है जितना हमने पुस्तकों में पढ़ा है। और लेखक ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत से ऐसा लगता है कि वो हम उसको चित्र सहित उन सारे वर्णनों को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो इस तरह से हम उन्हीं की धारणाओं से पूरी तरह से सहमत हैं। तो बच्चों ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। धन्यवाद। इसकी वर्कशीट आपकी गूगल क्लास में डाल दी जाएगी। पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ साथ आप वो वर्कशीट भी ज़रूर कर लें।